नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन सिस्टम यानी कि मानव तंत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मानव तंत्र के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, मानव शरीर प्रकृति की एक अद्भुत जटिल संरचना है जो विभिन्न संरचनात्मक इकाइयों के परस्पर समन्वय से संचालित होता है। शरीर के संगठन की शुरुआत परमाणुओं, अणुओं तथा यौगिकों से होती है तथा कोशिकाएं, ऊतक, अंग एवं जटिल तंत्र मिलकर परस्पर सामंजस्य से मानव देह का सृजन करते हैं। कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है और विभिन्न कार्यों हेतु भिन्न कोशिकाएं कार्य करती हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हमारा जो मानव शरीर है ना, उसमें विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर, विभिन्न प्रकार के तंत्र मिलकर एक मानव तंत्र का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, उस छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका, जिसे हम सेल कहते हैं। और जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं ऊतक, और ऊतक से मिलकर बनते हैं अंग, और उसके बाद में एक जटिल तंत्र का, एक पूरे सिस्टम का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। सिस्टम का निर्माण हो जाने पर वो सिस्टम अपना कार्य करना शुरू कर देता है और विभिन्न कार्यों को संपादित करता है। तो इस प्रकार से हमारे एक शरीर का निर्माण हो जाता है। कोशिकाओं से ऊतक, ऊतक से अंग और जटिल तंत्र मिल जाता है, और इससे पूरा का पूरा एक मानव का शरीर जो है ना, वो निर्मित हो जाता है। जैसा कि आपको आपका बॉडी स्ट्रक्चर नजर आता है, उसमें इन विभिन्न जो जैसे कोशिकाएं, ऊतक आदि हैं, इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों, आज हम लोग अगर आगे की तरफ बात करें तो सबसे पहले हम जिस तंत्र की बात करने वाले हैं उसमें आता है पाचन तंत्र। जी हाँ दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। मानव भोजन के द्वारा शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं कायिक पदार्थ प्राप्त करता है। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है कि मानव जो है ना, वो क्या करता है, जब भोजन करता है तो विभिन्न प्रकार के कायिक पदार्थ और एनर्जी जो है वो उस भोजन से हमें प्राप्त होती है। भोजन विभिन्न घटकों जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि से बना होता है। भोजन में इनमें से अधिकतर घटक जटिल अवस्था में होते हैं और शरीर में अवशोषण हेतु उन्हें सरलीकृत कर दिया जाता है। दोस्तों, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि भोजन जब कभी भी हम करते हैं तो भोजन करने पर क्या होता है, जब हम कभी भी भोजन करते हैं तो भोजन एक जटिल अवस्था में होता है। हमारे दांत आदि क्या करते हैं, उसको पीस करके एक सरलीकृत अवस्था में कर देते हैं, और उसके बाद में और भीतर जैसे जैसे वो जाता जाता है और सरलीकृत अवस्था में होता जाता है। और वो जो भोजन जब पच जाता है तो हमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, और विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के अलावा जो भोजन में घटक होते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, बहुत सारी चीजें जो है वो हमें किससे प्राप्त होती है? वो हमें हमारे द्वारा खाए गए भोजन से प्राप्त होती है। जितना संतुलित भोजन हम करेंगे उतने अधिक मात्रा में ये खनिज लवण, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हमें प्राप्त होंगे, और हमारा जो शरीर होगा वो उस हिसाब से अच्छा कार्य करता रहेगा। दोस्तों, अगर बात करें इस प्रक्रिया को संपादित करने हेतु भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग के एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग, ग्रंथियां आदि सम्मिलित होती है, सामंजस्य के साथ में कार्य करते हैं। जी हाँ, सामंजस्य के साथ में कार्य करते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? पाचन तंत्र। होता क्या है दोस्तों, जब हम कभी भी भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में क्या होता है कि हमारे है ना शरीर के विभिन्न अंगों से होता हुआ भोजन जो है ना पचता जाता है, सरलीकृत होता जाता है। अंत में क्या होता है, जो बचा हुआ भोजन होता है या जो हमारे शरीर के काम का नहीं होता है, उसे शरीर के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है। ये जो पूरा सिस्टम काम करता है, इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों, बड़े अणुओं के विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल छोटे घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। जी हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि भैया जो बड़े अणु होते हैं ना, इनमें क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, जिनकी सहायता से सरल छोटे और घुलनशील पदार्थों में उनको क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है इस पाचन तंत्र के द्वारा। तो पाचन तंत्र क्या काम करता है बेसिकली, तो यूं समझिए कि पाचन तंत्र जटिल भोजन जो होता है उसको सरलीकृत कर देता है, शरीर के विभिन्न जो अंग होते हैं उन तक ना ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि पहुंचाने का कार्य करता है, और हमारे शरीर को इस भोजन से एनर्जी प्राप्त होती है। पाचन तंत्र जो होता है उसमें जो बचा हुआ भोजन होता है वो शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, और ये जो सरल छोटे और घुलनशील पदार्थ होते हैं उनमें क्या करता है, पाचन तंत्र उनको कन्वर्ट करने का कार्य भी करता है।
दोस्तों ये कुछ पाचन तंत्र की तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ये पाचन तंत्र हमारे शरीर में होता है। हम भोजन मुख से करते हैं और मुख से होता हुआ अंत में ये क्या होता है, बड़ी आंत तक पहुंचता है और उसके बाद में शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों पाचन तंत्र में सम्मिलित विभिन्न अंग और ग्रंथियों की अगर मैं बात करूं तो ये प्रमुख जो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं ये प्रमुख अंग होते हैं हमारे शरीर में इस पाचन तंत्र के सिस्टम में। सबसे पहले जैसे मुख यानी कि माउथ, फिर ग्रसनी आती है, फिर ग्रास नली आती है, फिर उसके बाद में क्या आता है, आमाशय आता है। आमाशय के बाद में छोटी आंत जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, फिर बड़ी आंत आती है और जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और मल द्वार रेक्टम जिसके द्वारा शरीर से मल के रूप में जो बचा हुआ भोजन होता है या अपशिष्ट भोजन होता है उसे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि अगर प्रश्न आता है कि भाई हमारा जो पाचन क्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, तो ध्यान रखिएगा कि वो मुख से पाचन क्रिया जो है ना वो प्रारंभ हो जाती है। तो और विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां भी होती हैं जो इस भोजन को पचाने में हमारी हेल्प करती है, हमारी मदद करती है, जिसमें सबसे पहले आता है सैलिवरी ग्लैंड जिसको हम लार ग्रंथि कहते हैं। लीवर की बात कर लेते हैं, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय जिसको हम पैंक्रियास के नाम से जानते हैं। ये भी हमारे शरीर के अंदर भोजन को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी अंगों की हमने बात करी, चाहे छोटी आंत की बात करी, चाहे मुख की बात करी, बड़ी आंत की बात करी, है ना, अग्नाशय की बात करी, ये सभी मिलकर के क्या करते हैं, ये सभी मिलकर के है ना निर्माण करते हैं किसका, आहार नाल का, जो मुख से शुरू होकर मल द्वार तक जाती है। मतलब जब कभी भी है ना, जब कभी भी अगर मान लीजिए कि अगर मैं किसी है ना मानव की बात करूं तो मानव में क्या है दोस्तों कि मानव में ना इस प्रकार से जो ये पूरा सिस्टम चल रहा है, तो यहाँ से मुख के द्वारा जब व्यक्ति भोजन करता है तो शरीर के विभिन्न भागों से होता हुआ शरीर के है ना अंत में शरीर से ही बचा हुआ अपशिष्ट भोजन बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये वाला जो पूरा सिस्टम होता है, ये पूरा जो नाल होता है उसको किस नाम से, आहार नाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, आहार नाल के नाम से जाना जाता है। ये करीबन कितनी लंबी होती है, तो ध्यान रखिएगा 8 से 10 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। इसे पोषण नाल के नाम से यानी कि डाइजेस्टिव कैनल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पता चल गया आपको कि ये जो सारे अंग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, इस आहार नाल का निर्माण करते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर तक की होती है। आहार नाल के दोस्तों ना प्रमुख रूप से 3 काम होते हैं। कौन कौन से 3 काम होते हैं? पहला काम कि आहार को यानी कि जो भोजन होता है उस भोजन को सरलीकृत करके पचाने का कार्य करता है। अर्थात दोस्तों क्या करता है कि हम लोग जो भोजन करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि जो भोजन होता है वो जटिल अवस्था में होता है। हम जो भी जैसे कोई भी चीज खाते हैं तो वो जटिल होती है, फिर हम क्या करते हैं, हमारे दांत और बहुत लार, जीभ ये सब मिलकर के ना उसको क्या करते हैं, बिल्कुल सरलीकृत करने का काम करते हैं। फिर जब जैसे जैसे अंदर जाता है और सरल अवस्था में वो बदलता रहता है। उसके बाद में पाचित आहार का अवशोषण करना। पाचित आहार के अवशोषण का तात्पर्य क्या है कि जब भी कभी हम कोई चीज खाते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि जो भी है उनको है ना अवशोषित करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। और आहार को मुख से मलद्वार तक पहुंचाने का कार्य, यानी कि जो भोजन हमने किया है, मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण किया है, उसको है ना पूरा उसका प्रोसेस होने के बाद में कहां से, मल द्वार के द्वारा बाहर निकालने का जो काम है वो भी इस आहार नाल के द्वारा किया जाता है। तो क्या क्या काम इसने किया? एक तो सबसे पहला कि जो हमने जटिल भोजन खाया उसको सरलीकृत कर दिया। दूसरा काम, जब सरलीकृत हुआ तो क्या हुआ, अवशोषण हुआ, यानी कि जो जरूरत की चीजें थी वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच गई। और तीसरा काम क्या कि हमने जो भोजन खाया है ना, जो भोजन खाया उसके बाद में जो एंड तक का प्रोसेस है, यानी शरीर के वापस बाहर निकालने का तक का जो प्रोसेस है अपशिष्ट भोजन को, वो भी किसके द्वारा किया जाता है, वो भी इस आहार नाल के द्वारा ही किया जाता है। पाचन कार्य को करने के लिए आहार नाल में पाए जाने वाली ग्रंथियों या अन्यत्र उपस्थित ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस उत्तरदायी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, भोजन को पचाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां होती है ना, वो ग्रंथियां क्या निकालती है, जूस निकालती है, यानी कि पाचक रस निकालने का कार्य करती है। ये पाचक रस भोजन को पचाने में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सहायक होते हैं, है ना। ये पाचक रस विभिन्न रासायनिक क्रिया द्वारा भोजन को सरलीकृत करते हैं। बिल्कुल जैसे हमने कहा अभी, भोजन को क्या करते हैं, पाचन करते हैं, उनको सरल बनाने का कार्य करते हैं और उसे शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूप में परिवर्तित करते हैं। पाचित भोजन रस में कई घटक पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट,
वसा, खनिज लवण आदि आदि। दोस्तों क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि जब भोजन सरलीकृत होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि विटामिन, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि वसा, ये सभी है ना क्या कर लिया जाता है, इनका अवशोषण जो है ना वो कर लिया जाता है। तो क्या बात समझ में आई हमको कि हमारे शरीर के अंदर आहार नाल में जो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती है वो पाचक रस यानी कि डाइजेस्टिव जूस निकालती है, जो भोजन को पचाने में सहायता करती है। और जो भोजन पचता है उसमें से क्या क्या निकल जाता है, उसमें से निकलता है प्रोटीन, वसा, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण, जल आदि, इन सब का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम अब बात करते हैं प्रयुक्त होने वाले अंग, यानी कि वो ऑर्गन जिनके द्वारा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है या डाइजेस्टिव सिस्टम में जो यूज होते हैं अंग, हम उनकी अगर बात करें तो सबसे पहला नाम अगर किसी का आएगा तो वो आएगा किसका, मुख का, यानी कि माउथ का। तो माउथ से कहानी शुरू होती है हमारे भोजन की। दोस्तों हम लोग जब कभी भी भोजन करते हैं सबसे पहले कहाँ से, मुख में रखते हैं, यानी मुख से जो है यहाँ से प्रारंभ होता है पाचन का कार्य। तो मुख, आहार नाल का अग्रभाग मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है। यह एक कटोरे नुमा अंग होता है। इसके ऊपर कठोर तथा नीचे की तरफ कोमल जो है ना क्या पाई जाती है, तालू पाई जाती है। मुख गुहा में ही चारों ओर गति कर सकने वाली पेशी निर्मित क्या पाई जाती है, जिह्वा पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है कि ये जो हमारा मुख होता है ये कैसे गुफा की तरह होता है। इसके अंदर ऊपर और नीचे की तरफ क्या पाए जाते हैं, तालू पाए जाते हैं, और बीच में क्या पाई जाती है, जीभ पाई जाती है। जीभ का मुख्य कार्य क्या है, जीभ का मुख्य कार्य इस पाचन तंत्र के दृष्टिकोण से भोजन का जो स्वाद होता है उसको पहचानने के लिए, और उसके अलावा जो भोजन होता है उसमें लार आदि उत्पन्न करके विभिन्न प्रकार से है ना भोजन को सरलीकृत करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। जिह्वा मुख गुहा के पृष्ठभाग से आधार तल से फ्रेनुलम लिंगुअम या जिह्वा फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी रहती है तथा मुख गुहा के मध्य भाग तक जाती है। जी हाँ दोस्तों, पीछे की तरफ है ना ये जीभान जो है अपनी, वो जीभान किससे, जिह्वा फ्रेनुलम से जुड़ी हुई रहती है और मुख के बीच तक लगभग ये जीभान हमारी रहती है ना दोस्तों। तो एक बात ध्यान रख लेना कि दोस्तों ये जो भोजन है ना इसको फ्री होकर, भोजन को फ्री होकर गलाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, जीभ के द्वारा। तो ये नाम ध्यान रख लेना, फ्रेनुलम लिंगुअल, है ना। तो आप याद रखना फ्रीगुअल, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, फ्री होकर गलाने का कार्य जो है ना उससे आपको याद रह जाएगा फ्रेनुलम लिंगुअल, ठीक है। और देखो दोस्तों होता क्या है कि जो हमारी जीभान होती है ना उसका जो आगे का भाग है वो मीठे स्वाद का अनुभव कराता है, उसके पीछे वाला नमकीन, उसके पीछे वाला खट्टा, और सबसे लास्ट में हमें कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। जी हाँ दोस्तों, उसके लास्ट में किससे, कड़वे स्वाद का अनुभव हमें होता है। मुख दो मांसल होठों से घिरा हुआ रहता है। हमारे जो मुख होता है वो उसके है ना दो होठों से घिरा हुआ रहता है, जो मुख को खोलने, बंद करने तथा भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो होंठ होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, भोजन को हमारे मुख को खोलने का कार्य करते हैं, और जिसमें हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। मुख के ऊपर व नीचे के भाग में एक एक जबड़े होते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के मानव के शरीर में जो दांतों की संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई, 32 बताई गई है, जिसमें से 16 ऊपर की तरफ और 16 जो है ना वो नीचे की तरफ। यानी कुल मिलाकर के आपने सुना होगा कि मानव में क्या होती है, 32 ही होती है। 32 का मतलब 32 दांतों से होता है ना, जिसमें 16 ऊपर की तरफ और 16 जो है वो नीचे की तरफ दांत पाए जाते हैं। तो दांत क्या करते हैं, दांत जो है भोजन को काटने, चीरने का कार्य करते हैं। इस साँचे को मसूड़ा कहा जाता है। जी हाँ, जिस पर दांत होते हैं उसे क्या कहते हैं, मसूड़ा कहते हैं। और मसूड़ा दांतों की स्थिति को क्या बोला जाता है, इसको गर्त दंती कहा जाता है। मानव में द्विबार दंती दांत अवस्था पाई जाती है, जिसमें जीवन काल में दो प्रकार के दांत अस्थायी तथा अस्थायी होते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जो मानव होता है ना उसमें ना दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक आपने सुना होगा कि बच्चों में ना कौन से दांत पाए जाते हैं, दूध के दांत पाए जाते हैं। जी हाँ, दूध के दांत जो होते हैं वो उसके बाद में टूट जाते हैं और उसके बाद में स्थायी यानी कि परमानेंट दांत आते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो दूध के दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 20 होती है। 20 दांत जो होते हैं ये धीरे धीरे टूटते हैं और उसके बाद में फिर नए दांत जो है आते हैं, और वो फिर क्या होते हैं, स्थायी दांत यानी कि परमानेंट जो है दांत कहलाते हैं। मसूड़ों तथा दांतों की स्थिति को गर्तदंती कहा जाता है। मानवों में द्विबार दंती अवस्था पाई जाती है, जैसे जीवन काल में दांत अस्थायी दूध तथा स्थायी जो दांत पाए जाते हैं। दांत के अगर प्रकारों की बात करें ना दोस्तों, तो दांत जो है ना
उस 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के? तो ध्यान रखिएगा कि मानव के शरीर के अंदर जो टीथ होते हैं उनकी संख्या या उनके प्रकार कितने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि 4 प्रकार के 4 टाइप्स के जो है ना दोस्तों वो क्या पाए जाते हैं, 4 टाइप्स के दांत पाए जाते हैं। पहला कहलाता है कृंतक, इंसाइजर इनको कहा जाता है। मानव के शरीर के अंदर जो सामने वाले दो दांत होते हैं, सबसे आगे के दांत जो होते हैं ना, जो बिल्कुल सामने नजर आते हैं, वो वाले जो दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो सामने वाले दांत जो होते हैं उनको इंसाइजर या कृंतक के नाम से जाना जाता है। इनका काम क्या होता है, कुतरने का या काटने संबंधी कार्य करते हैं और लगभग 6 माह की उम्र में निकल जाते हैं। रंधक की अगर बात करूं तो कैनन इनको कहते हैं, दांत भोजन को चीरने और फाड़ने के काम में आता है दोस्तों, है ना। और ये 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। ये प्रत्येक जोड़े में 2-2 बार होता है, 2-2 होते हैं और मांसाहारी पशुओं में ज्यादा विकसित होते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे सामने इंसाइजर होते हैं दांत, है ना, उसके पास वाला जो दांत होता है थोड़ा सा तीखा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैनाइन बोलते हैं, जो कि चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं। मांसाहारी जो जीव होते हैं उनके, है ना, ज्यादा संख्या होती है इन दांतों की, तो ये क्या करते हैं, इसको मांस को, है ना, चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। तो भोजन को चीरने फाड़ने का जो काम होता है वो कैनाइन के द्वारा किया जाता है और लगभग, है ना, 16 से 20 महीने के अंदर ये दांत आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में अग्रचर्मण्डक, जिसको प्रीमोलर के नाम से जाना जाता है, ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं, है ना दोस्तों। उसके बाद जो पीछे वाले दांत होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको प्रीमोलर कहा जाता है, जो कि, है ना, प्रत्येक जोड़े में कितने होते हैं, 4 पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई अब ये क्या करते हैं, भोजन को, है ना, जो है चबाने का कार्य करते हैं। 10-11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से ही क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। और मोलर्स जो होते हैं, जिनको चर्वणक कहते हैं, चौथे प्रकार के दांत, ये दांत भी भोजन को चबाने में या यूं बोल लीजिए पीसने का काम करते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6 पाए जाते हैं और प्रथमतः ये 12 से 15 जो माह होते हैं उस उम्र में ये निकलते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि ये जो दांत होते हैं ना, ये पीछे वाले, है ना, इनको मोलर्स कहा जाता है, चर्वणक। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो भोजन हम करते हैं उसको पीसने का कार्य करते हैं और पीस करके उसको बहुत सरल अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं और सरल अवस्था में परिवर्तित करने के बाद में आगे की तरफ इसको प्रोसेस कर दिया जाता है। तो 4 प्रकार के दांत हमने देखे। पहला क्या कहलाया, पहला क्या है, कृंतक, जिसको इंसाइजर कहते हैं, रत्नक, जिसको कैनाइन्स कहते हैं। उसके बाद में अग्रचर्वणक, जिसको प्रीमोलर्स कहा जाता है, और चवर्णक, जिसको मोलर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये इनका क्रम रहता है दोस्तों। उसके बाद में ग्रसनी की बात करते हैं, फेरिंक्स बोलते हैं। मुख, कुआ, जीवा व तालू के पीछे वाले भाग में, है ना, पीछे वाले भाग में क्या होता है, एक छोटी सी कुप्पी नमा ग्रसनी से जुड़ी होती है। ग्रसनी से होकर भोजन आहार नलिका, ग्रासनाल, वायु श्वासनाल में जाती है। तो यहाँ से जो है ना भोजन जो है वो आगे की तरफ प्रेषित कर दिया जाता है। तो ग्रसनी, है ना, जो कि आप जब कभी ग्रास लेते हैं तो उस ग्रास को गिटकने से संबंधित, आप ऐसे याद रख सकते हैं, उसको गिटकना जिसके द्वारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी के नाम से जानते हैं। ग्रसनी अपनी संरचना में सुनिश्चित करती है कि किसी भी सूरत में भोजन श्वासनाल तथा वायु भोजन नाल में प्रवेश ना कर सके। ग्रसनी जो है ना दोस्तों, ये क्या करती है, ये करती है कि जब हम लोग ना यहाँ से सांस लेते हैं तो अंदर जाकर के श्वास नलिका और जो भोजन की नलिका होती है वो समीप होती है। तो ये पूरी कोशिश ये करती है कि जो श्वास है ना वो भोजन नलिका में नहीं जाए और जो भोजन है वो श्वास नलिका में नहीं जाए, उससे बचाने का कार्य करती है। काफी बार हमको खाना खाते समय, है ना, खांसी सी उठ जाती है, तो उसका कारण यही होता है कि हल्का सा भोजन जो है ना वो इस श्वास नलिका में चला जाता है, जिसके कारण से कभी कभार ऐसा होता है। इन दोनों नालों के मुख्य ग्रसनी के नीचे की तरफ होते हैं अग्रभाग में श्वासनाल तथा पीछे वाले भाग में, है ना, आगे की तरफ क्या होता है, श्वास नलिका होती है जिससे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और पीछे वाले भाग में क्या होता है, ग्रासनाल होता है जिससे कि भोजन जो है ना वो पीछे की तरफ निकल जाता है। ग्रसनी की संरचना को 3 भागों में बांटते हैं। नासा ग्रसनी कहलाती है ना, एक मुख ग्रसनी कहलाती है और कंठ ग्रसनी कहलाती है। देखो, है ना, नासा का मतलब होता है नाक, तो जो नाक से जुड़ी हुई होती है उसको नासा ग्रसनी, मुख से जुड़ी हुई होती है उसे मुख ग्रसनी, और एक होता है जो कंठ से जुड़ी होती है जिसे कंठ ग्रसनी के नाम से जानते हैं। ये देखिए, है ना, यहाँ पर आपको ये नजर आ रही है, ये नासा ग्रसनी है ना, ये ग्रीवा हो गई, ये मुख ग्रसनी, जीवा हो गई, ये अधोग्रसनी हो गई। ये मानव की कुछ लार ग्रंथियां आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब ग्रास नली की अगर मैं बात करूं तो ये एक संक्रिपेशी नली के समान होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये ग्रसनी के निचले भाग में प्रारंभ होकर ग्रीवा तथा वक्षस्थल के मध्य सपाट से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। इसका मुख्य काम भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का होता है। अब जब हम भोजन करते हैं तो मुख गुहा होती है, वहां से भोजन कहाँ पहुंचता है, वहां से भोजन जो है ना वो पहुंचता है आमाशय तक। तो आमाशय तक भोजन पहुंचाने का काम बेसिकली ग्रास नलिका के द्वारा किया जाता है। ग्रास नली में कुछ श्लेष्म ग्रंथियां भी होती हैं। इन ग्रंथियों से स्रावित श्लेष्म भोजन को लसदार बनाता है। ग्रास नली में उपस्थित भित्तियां भोजन को एक प्रकार की क्रामाकुंचन गति प्रदान करती है, जिसके माध्यम से भोजन आमाशय तक पहुंचती है।
अब दोस्तों होता क्या है ना, होता यह है कि जो ग्रास नली है ना, ये क्या करती है, इस भोजन को आगे की तरफ प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के बाद में गति जाती है, जिसके माध्यम से भोजन कहाँ, आमाशय तक पहुंचने का कार्य करता है। उसके बाद भोजन कहाँ पहुंच जाता है, इस नलिका से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, आमाशय तक पहुंचने का कार्य करेगा। ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों को एक पल्ला यानी फ्लैप होता है। ये पल्ला घाटी ढक्कन या एपिग्लॉटिस कहलाता है। भोजन निगलने के दौरान ये पल्ला बंद हो जाता है तथा भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, अब इस जैसे मैंने बताया कि ये श्वास नलिका और जो भोजन नलिका पास में होती है, तो यहाँ पर एक ढक्कन पाया जाता है, एक पल्ला पाया जाता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जब हम जो सांस नलिका है उसमें भोजन नहीं जाए, है ना, उसको रोकने का जो बेसिकली काम है, ताकि दोनों ग्रंथियों का कार्य अलग अलग चलता रहे, वो काम जो है वो एपिग्लॉटिस के द्वारा किया जाता है। आहारनाल का अगर बात करें, आहारनाल का ग्रास नली से आगे का भाग आमाशय कहलाता है, जिसकी आकृति किसकी जैसी होती है, जे की जैसी होती है ना दोस्तों, किसकी जैसी, जे की जैसी इसकी आकृति होती है, संरचना होती है। जो ग्रास नली व ग्रहणी के मध्य उदर गुहा के बाएं हिस्से मध्य पट के नीचे स्थित होती है। ये एक लचीला अंग होता है जो 1 से 3 लीटर तक आहार धारित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये कितना, 1 से लेकर के 3 लीटर तक ये जो है ना भोजन को अपने पास रख सकता है। ये आहार नाल जो होती है इसकी आकृति कैसे होती है, जे की जैसी होती है ना, कुछ इस तरीके से इसकी आकृति होती है दोस्तों। और ये क्या करता है, ये है ना भोजन को अपने पास में रख सकता है, और 1 से 3 लीटर तक जो भोजन होता है वो इसमें जो है सेव हो सकता है, रह सकता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया। आमाशय जो है ना दोस्तों, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग कहलाता है कार्डियक, है ना, जिसको जठरागम भाग भी कहते हैं। ये बायां भाग बड़ा भाग होता है जहां से ग्रसिका आमाशय में प्रविष्ट होती है। अब देखो होता क्या है दोस्तों, जो ग्रसिका आ रही है ना, अब ये ग्रसिका आती है और ये संपर्क करती है, समझिए आप, तो ये संपर्क करती है किससे, ये संपर्क कर रही है यहाँ पर आमाशय से, ठीक है। तो ये वाला जो आगे का भाग होगा जिसमें है ना ग्रसिका आकर के मिलती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम कार्डियक कहते हैं। ये और दूसरा जठर निर्गमी भाग, ये आमाशय का दाहिना भाग होता है जहां से आमाशय छोटी आंत से जुड़ता है। और अब क्या है कि साहब आमाशय जो है ना छोटी आंत से भी जुड़ता है, तो उसके बाद में छोटी आंत आती है, तो उससे जुड़ने वाला जो हिस्सा होता है उसको हम जठर निर्गमी भाग कहते हैं। फंडिस भाग, ये दोनों भागों की मध्य की संरचना, बीच का जो भाग होगा उसको हम फंडिस भाग के नाम से जानते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, है ना। तो पहला क्या, कार्डियक। कार्डियक वो भाग जो कि पहले यानी कि प्रारंभिक भाग है, जो किससे जुड़ रहा है, जो जुड़ रहा है ग्रसिका से, जो किससे जुड़ रहा है, वो जुड़ रहा है ग्रसिका से। ये बात हमको समझ में आई, पहली बात। दूसरा जठर निर्गमी भाग, जठर निर्गमी यानी निर्गम करना, यानी भोजन को आगे पहुंचाने का काम कर रहा है, तो वो किससे मिलेगा, आगे जाकर के वो मिलेगा छोटी आंत से, ये दूसरा भाग। और तीसरा भाग इसके बीच का भाग है ना, तो वो क्या कहलाता है, फंडिस। तो ध्यान रखना, फंड कहां पर जमा होता है, फंड बीच में जमा होता है, ऐसे याद रख लेना। फंड जो है वो बीच का भाग है, इसलिए फंड कहां जमा होगा, बीच में जमा होगा, ठीक है। अब दोस्तों आमाशय में 2 अवरोधिनी या संकोचक पेशियां पाई जाती हैं। ये दोनों पेशियां आमाशय की सामग्री को अंतर्विष्ट करती है। ग्रास नलिका अवरोधनी, यह ग्रासिका व आमाशय को विभाजित करती है तथा आमाशय से है ना अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है। दोस्तों ये क्या है, देखिए, है ना, ये है कि भाई जैसे ग्रास नलिका अवरोधनी, ये क्या, इसका बेसिकली काम क्या है, यह ग्रसिका व आमाशय को विभाजित करती है। जो ग्रसिका आ रही है और जो आमाशय है, उन दोनों को अलग अलग करने का जो काम है वो इस ग्रास नलिका अवरोधनी के द्वारा, कार्डियक के द्वारा किया जाता है। आमाशय से ये है ना अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकता है। अगर कोई एसिडिक भोजन है, अम्लीय भोजन है, तो वापस ग्रसनी में जाने से उसको क्या करता है, रोकता है। ये बात हमको समझ में आ गई। तो ये जो कार्डियक वाला भाग है ये ग्रसनी से आता है और जुड़ता है किसमें, ये जुड़ता है इसमें आमाशय में। आमाशय में जुड़ने के बाद में क्या होता है कि अगर कोई भोजन ऐसा होता है जो अम्लीय होता है, तो उसको वापस ग्रसनी में जाने से ये रोकने का काम करता है। यानी बेसिकली यूं समझिए कि ये जो ग्रसनी है और ये जो आमाशय है, उनके बीच का, इनको ज्वाइंट करने का जो काम है वो कार्डियक के द्वारा किया जाता है। जठर निर्गमी अवरोधनी जो है, फिलोरिक जिसको हम बोलते हैं, आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है तथा आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास संबंधी नियंत्रित करती है ना। अब ये वाला भाग क्या करता है, ये है ना। अब सबसे लास्ट में अगर हम आते हैं तो आमाशय के सबसे लास्ट में ये क्या करता है, ये छोटी आंत से जुड़ता है। तो छोटी आंत और ये जो आमाशय, इनको जोड़ने का काम जो है ना वो किसके द्वारा किया जाता है, वो इस फिलोरिक के द्वारा किया जाता है दोस्तों, है ना, जिससे भोजन आगे की तरफ प्रवेश करता है।
और छोटी आंत की अगर मैं बात करूं, है ना, छोटी आंत का क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसको कहा जाता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो भोजन प्रक्रिया है ना उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर भाग है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यानी कि जिसको हम छोटी आंत के नाम से जानते हैं। यूं समझिए कि हमारे भोजन का लगभग 80 से 90% भाग का जो भोजन का पाचन होता है ना, वो कहाँ पर होता है, वो छोटी आंत में ही होता है। जी हाँ, छोटी आंत में ही ये पाचन होता है। भाग से शुरू होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। मानव में इसकी औसत लंबाई लगभग 7 मीटर तक होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आहार नाल में इस अंग द्वारा ही भोजन सर्वाधिक जो है ना वो पाचन होता है। मैंने कहा ना आपको लगभग है ना 85 से 90% भाग का अवशोषण जो होता है वो इसके द्वारा होता है, यानी कि अधिकतम भाग जो है हमारे भोजन का वो यहाँ से होता है। फिलरिक से ये प्रारंभ होता है। जी हाँ, मैंने कहा ना अभी कि आमाशय जो है ना, आमाशय और आमाशय जो है उसके बाद में क्या शुरू हो जाती है, छोटी आंत शुरू हो जाती है। छोटी आंत में भोजन जाता है और भोजन का अधिकतम भाग जो है ना वो पाचित होता है। कहां पर पाचित होता है, तो वो छोटी आंत में जाकर के पाचित होता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांट सकते हैं। छोटी आंत को भी अब अगर हम अलग अलग भागों में बांटें तो पहला भाग कहलाता है ग्रहणी। आमाशय से जुड़ा हुआ है छोटी आंत का पहला तथा सबसे छोटा भाग है जो भोजन के रासायनिक पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब दोस्तों क्या है कि आमाशय से जुड़ा हुआ ये छोटी आंत का पहला तथा सबसे छोटा भाग है जो भोजन को रासायनिक पाचन, है ना, एंजाइमों द्वारा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि ये सबसे छोटा भाग है किसका, ये छोटी आंत का, जो कि क्या करता है, भोजन को पचाने में हेल्प करता है, सहायता प्रदान करता है, जिसको ग्रहणी के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा कि छोटी आंत जो है ना उसकी ग्रहणी, छोटी आंत की ग्रहणी से याद कर लेना। छोटी आंत की ग्रहणी बहुत छोटी सी होती है, ठीक है, जो भोजन को पाचन का कार्य करती है। उसके बाद में क्या है, जजुनम, यानी कि अग्र शुद्रांत। शुद्रांत का मतलब होता है, क्षुद्र का मतलब होता है छोटी, है ना, तो आगे वाली शुद्रांत जजुनम कहलाती है। छोटी आंत का मध्य भाग होता है जहां ग्रहणी में पाचित आहार रस का अवशोषण किया जाता है। मुख्यतः अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाओं, जिन्हें आंत्र कोशिकाएं कहा जाता है, के द्वारा संपादित किया जाता है। अब दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पर हमने देखा कि पहला जो भाग था ना उसका नाम क्या था, उसका नाम था ग्रहणी, है ना। इस ग्रहणी ने भोजन को ग्रहण कर लिया, थोड़ा बहुत पाचन किया, फिर आगे पहुंचा। आगे कहाँ पहुंचा, इसमें जेजुनम में पहुंचा। जेजुनम ने क्या करा, इससे भोजन लिया और भोजन को आगे की तरफ पहुंचाया और उसमें जो है ना भोजन का क्या हुआ, पाचन जो है वो शुरू हुआ। और उसके बाद में शुद्रांत, इलन, है ना, ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है जो बड़ी आंत में जाकर के खुलता है। और जो तीसरा भाग है इसका, है ना, उसका नाम क्या हो गया, तो उसका नाम आपको क्या ध्यान में रखना है, इलेम होता है, जिसको शुद्रांत कहते हैं। और ये इलेम जो है ना दोस्तों, ये क्या करता है, बड़ी आंत, इसके बाद में छोटी आंत जब खत्म हो गई, तो छोटी आंत जब खत्म हो जाती है तो है ना क्या होता है, छोटी आंत जब खत्म हो जाती है तो वो कहाँ जाकर के मिलती है, वो मिलती है बड़ी आंत में, ठीक है साहब। तो अब यह भाग उन पोषक तत्वों को विशेष रूप से पित्त लवण यानी बाइल सॉल्ट्स, विटामिनों का अवशोषण करता है। क्या करता है ये ना बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं, पित्त लवण, उनको निकालने का काम करता है और जो अग्र शुद्रांत में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। बड़ी आंत की बात करता हूँ, है ना, भोजन अब इसके बाद में छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा, तो भोजन जो है ना वो छोटी आंत के बाद में जाएगा बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। शुद्रांत आगे बड़ी आंत में जुड़ता है, जैसे मैंने कहा ना, जो छोटी आंत होती है वो आगे जाकर के किसमें मिल जाती है, बड़ी आंत में मिल जाती है। ये कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु छोटी आंत से शेष अपचित भोजन को किण्वन यानी फर्मेंटेशन द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद करते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषित करना होता है और मलद्वार तो उत्सर्जित करना होता है। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होता है कि जो बड़ी आंत होती है ना, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य जो बचा हुआ भोजन है इसका, इसमें से जो जल और कुछ और छोटे मोटी चीजें हैं तो उनको ग्रहण कर लेना और उसके बाद में जो अपशिष्ट भोजन है उसको शरीर से बाहर निकालने का जो कार्य है वो किसके द्वारा, तो वो बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। मनुष्यों में बड़ी आंत को भी हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कहलाता है कैकम, जिसको अधांत्र अथवा अधनाल के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, अधांत्र अथवा अधनाल। यह भाग शुद्रांत्र से जुड़ा होता है, यानी कि जो छोटी आंत होती है उससे जो कनेक्शन मिलता है वो किसको मिलता है, वो कैकम को मिलता है। तो कैकम से जुड़ी हुई होती है। ये शुद्रांत्र से आने वाले पाचित आहार रस का अवशोषण करता है तथा शेष बचे अपशिष्ट को आगे वृदांत्र में पहुंचा देता है। यानी कि ये जो भोजन होता है उसका, उसमें से जो इसको आवश्यक होता है वो चीजें अवशोषित कर लेता है और आगे की तरफ ट्रांसफर करने का काम कर देता है। अंडनाल के प्रथम भाग जो शुद्रांत से जुड़ा होता है, इसे थोड़ा नीचे भीतर की ओर 4-5 इंच लंबा नली के आकार का एक अंग निकला रहता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। दोस्तों हाँ, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक हमारे शरीर का एक पार्ट होता है जिसको अपेंडिक्स, आपने नाम सुना होगा, है ना, आप तो अपेंडिक्स याद कर लीजिएगा। तो ये अपेंडिक्स का कार्य क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, अपेंडिक्स का कुछ भी कार्य नहीं होता है ना, अपेंडिक्स कोई काम हमारे शरीर में नहीं होता है।
तो अगर मान लीजिए अगर किसी को अपेंडिक्स में प्रॉब्लम भी है, अगर वो निकाल भी दिया जाता है तो शरीर पर ऐसे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कॉलन, दूसरा भाग क्या है? कॉलन है। आहार नाल से बड़ी आंत का अंधांत्र के आगे वाला भाग क्या कहलाता है? वृद्धांत्र कहलाता है। जी हाँ, अब उसके जो अंधांत है, जो इससे पहले हमने पढ़ा, उसके आगे का भाग क्या कहलाएगा? वृद्धांत, जिसको कॉलन कहा जाता है। ये उल्टे यू की आकार की करीब 1.3 मीटर की एक नलिका होती है, मतलब उल्टा यू है ना। तो उल्टे यू के आकार की क्या होती है? 1.3 मीटर के लगभग क्या होती है? एक नलिका इसमें पाई जाती है। आरोही वृद्धांत की अगर बात करें तो इसमें भी 3 प्रकार की होती है, आरोही, अवरोही, अनुप्रस्थ। तो असेंडिंग कॉलम करीब 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, अनुप्रस्थ जो होती है 50 सेंटीमीटर, और अवरोही जो होती है वो कितनी? 25 सेंटीमीटर। और एक होता है सिग्माकार वृद्धांत भी होता है, जो करीबन 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। मलाशय, रेक्टम की बात करते हैं दोस्तों, है ना। मलाशय यानी कि लास्ट पोर्शन जो होता है इसका, तो मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है, ये करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गुदानाल यानी कि एनल कैनाल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एनल कैनाल। तो गुदानाल जो है मलद्वार एनस के रास्ते बाहर खुलता है और मलद्वार पर आहार नाल समाप्त हो जाती है। गुदानाल में 2 स्वर्णली, बही और अंतर स्वर्णे पाई जाती है। पाचित आहार रस से अवशोषण के पश्चात शेष रहे अपशिष्ट भोजन को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ये सवर्णी पेशियां नियंत्रित करती हैं। दोस्तों अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गुदानाल कहते हैं। गुदानाल मल द्वारा एनस के रास्ते के बाहर खुलता है और मलद्वार पर बाहर आकर आहार नाल समाप्त हो जाती है। दोस्तों होता क्या है कि यूँ समझिए आप तो कि जो ये रेक्टम वाला भाग है, ये क्या करता है कि ये जो है ना पूरा जो भोजन पच जाता है, पचने के बाद में अब शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थ को निकालने का काम होता है। तो अपशिष्ट पदार्थ को निकालने का जो काम होता है वो इस रेक्टम के द्वारा किया जाता है और रेक्टम से इस बचे हुए भोजन को या अपशिष्ट भोजन को हमारे शरीर से क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। अगर हम कुछ ग्रंथियों की बात करें दोस्तों, जो पाचन में सहायक होती हैं, है ना, तो उनकी अगर मैं बात करूं तो मनुष्य में आहार नाल के अंगों में उपस्थित ग्रंथियों के अलावा 3 मुख्य पाचन ग्रंथियां, जैसे एक तो लार ग्रंथि जिसको सलाइवरी, एक यकृत ग्रंथि जिसको लीवर और एक अग्नाशय जिसको पैनक्रियास के नाम से जाना जाता है। तो 3 प्रमुख रूप से यहाँ पर ये ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथि, एक यकृत ग्रंथि और एक अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है ना साहब। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे चलते हैं। लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूं, ये ग्रंथि मुख में लार उत्पन्न करती है। लार एक सिरमी तरल तथा एक चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। तरल भाग भोजन को गीला करता है तथा श्लेष्मा लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करता है। लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च को मुख्य भाग में पाचन शुरू कर देता है, भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना, दांतों को मुख गुरुहिका जीभ की सफाई करने का आदि का कार्य करता है। दोस्तों क्या होता है कि जब कभी भी हम मुख की बात करें तो हमारे मुख में है ना हमेशा पाई जाती है क्या? लार। ये लार क्या करती है? भोजन को है ना थोड़ा सा चिकना बनाने का, स्मूथ बनाने का एक लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करती है और ये भोजन को यहाँ से पाचन शुरू हो जाता है, भोजन को चिकना बना देती है, घुलनशील बना देती है और दांतों और जो गुहिकाएं व जीभ वगैरह होती है इनकी सफाई का कार्य भी इस सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा जो लार उत्पन्न की जाती है उसके द्वारा किया जाता है। तो लार आप समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ना, मानव की लार ग्रंथि यहाँ पर होती है ना, कर्णपूर्ण ग्रंथि, अधोजम और अधोजीवा ग्रंथि यहाँ पर होती है। अब लार ग्रंथि में भी अगर इसको हम अलग अलग भागों में डिवाइड करें तो सबसे पहला कहलाती है कर्णपूर्व ग्रंथि। कर्णपूर्व ग्रंथि कौन सी? ये वाली है ना, ये जो कान के आसपास की ग्रंथि होती है इसे कर्णपूर्व ग्रंथि कहते हैं। यह सिरमी तरल का स्त्राव करती है तथा गालों में पाई जाती है। ठीक है साहब, कहाँ पाई जाती है? गालों और उसके आसपास पाई जाती है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अधोजम, यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है जिससे तरल तथा श्लेष्मिक श्रावण होता है। और अधोजीवा, जीवा मतलब जीभ है ना, ये जीवा के नीचे पाई जाती है तथा श्लेष्मिक श्रावण करने का कार्य करती है। ठीक है, तीनों के तीनों जो है ना ये क्या करती है? यहाँ पर और यहाँ पर है ना, ये तीनों क्या करती है? हमारे मुख के अंदर लार के निर्माण का कार्य करती है। अब अग्नाशय की मैं बात करूँ तो एक मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि का तात्पर्य क्या है कि हमारे शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां मुख्य रूप से पाई जाती है। एक ग्रंथि कहलाती है बाह्यस्रावी और एक कहलाती है अंतःस्रावी। तो ये दोनों का कार्य करती है ना। जो अंतःस्रावी हार्मोन, इंसुलिन व ग्लूकागोन तथा बाह्यस्रावी अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है। ठीक है, यह ग्रंथि यकृत ग्रंथि तथा तिल्ली के रूप में होती है और यह 6 से 8 इंच लंबी तथा यू आकार की होती है। किस प्रकार की होती है? यह ना यू आकार की एक ग्रंथि जो है वो पाई यहाँ पर जाती है। ये इंसुलिन को निकालने का कार्य करती है। दोस्तों इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर जो शुगर की मात्रा होती है, ग्लूकोज की मात्रा होती है, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है।
इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित एंजाइम आंतों में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन मिलकर शरीर में रक्त शर्करा, मैंने कहा ना शुगर जो होती है हमारे शरीर के अंदर, आपने देखा होगा कुछ लोग जो है जिनको जिनके शुगर है, डायबिटीज होती है, तो उनमें इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी होने की वजह से जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है और उसको है ना डायबिटीज हो जाती है। तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन हार्मोन का होना आवश्यक है। कुछ लोग जो हैं फिर अगर ऐसी दिक्कत आती है तो उनको है ना दवाइयाँ या फिर इंजेक्शन के माध्यम से बाहर से है ना जो है इंसुलिन शरीर को प्रदान करना पड़ता है। इंजेक्शन वगैरह भी लगते हैं, आपने देखे होंगे। मानव यकृत तथा अग्नाशय जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों, है ना। अग्नाशय जो है वो यहाँ पर कहीं होता है और यकृत जो होता है वो कुछ यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर पित्ताशय पाया जाता है जो पित्त निकालने का कार्य करता है। यकृत की मैं बात करूं तो ये मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। ये मध्य पट के नीचे लगभग त्रिकोण आकार का एक क्या होता है, अंग होता है दोस्तों, है ना। तो ये इस प्रकार से त्रिकोण आकार का क्या पाया जाता है, एक अंग पाया जाता है जिसे हम यकृत यानी कि लीवर के नाम से जानते हैं। इसका अधिकतम वजन दाईं ओर होता है, यानी कि जो हमारा राइट हैंड साइड है उसकी तरफ इसका वजन ज्यादा पाया जाता है दोस्तों। और सामने से देखने पर यकृत के दो भाग होते हैं, दायां और बायां, है ना, पालियों में विभाजित नजर आता है। अग्र सतह के तल की तरफ देखने पर अतिरिक्त पालियां दिखाई देती है। यकृत करीब 1 लाख छोटी षटकोणी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयों जैसे कि यकृत पालिकाएं कहा जाता है से निर्मित होता है। ये ग्रंथि पित्त का निर्माण करती है। यहाँ से पित्त यकृत वाहिनी उपतंत्र तथा पित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय में चला जाता है। दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर है ना किसका निर्माण होता है, पित्त वाहिनी, है ना, जो पित्त का निर्माण करने का कार्य करता है। पित्ताशय यकृत के अवतल में स्थित होता है। पित्ताशय पित्त का भंडार का संचय करती है और पित्ताशय नलिका द्वारा पित्त ग्रसनी में चला जाता है। दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर है ना एक पित्त का निर्माण होता है ना, बाइल का निर्माण होता है, जो कि करीबन है ना रेगुलर अगर मैं बात करूं तो 500 से 1000 मिलीलीटर तक हमारे शरीर में रोजाना जो है वो पित्त का निर्माण होता रहता है। अगर जैसे कोई व्यक्ति, पित्त जो है वो पीले कलर का सा होता है और जब कभी भी किसी व्यक्ति को है ना पीलिया हो जाता है तो जो पित्त होता है वो हमारे रक्त के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न हो जाती है और शरीर के अंदर है ना हमारे नाखून, हमारी आंखें और बहुत सारी जो हमारा जो रक्त है वो भी कैसा हो जाता है, पीले कलर का सा नजर आने लग जाता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार के है ना कुछ एंजाइम यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे लाल ग्रंथि में टाइलिन और एमिलिन जो है ना पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च वगैरह को छोटी पॉलीलाइट सैकेराइड और माल्टोज में बदलने का काम करते हैं। ये मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, मुख गुहा में होता है। उसके बाद में अगर मैं आमाशय की बात करूँ तो पेप्सिन और रेनिन जो कि प्रोटीन को पेप्टाइड में और कैसीन को पैराकैसीन में बदलने का काम करता है और ये कहाँ पर होता है, आमाशय में ये फाइनल होता है। उसके बाद में अग्नाशय में एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइडोमेट्रिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, लाइपेज वगैरह वगैरह, न्यूक्लियेजेस, ये इस प्रकार के कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो स्टार्च को, ये जो है ना, ये क्या करता है, ये स्टार्च को है ना माल्टोज में, ये प्रोटीन को पेप्टाइड में, ये जो है प्रोटीन को ये भी पेप्टाइड में, और ये जो है प्रोटीन को पेप्टाइड और एमिनो एसिड, लाइपेज जो है ना वो फैट को मोनोग्लिसराइड और वसी अम्ल में परिवर्तित करने का, और न्यूक्लियस जो है वो डीएनए व आरएनए को है ना न्यूक्लियोटाइड में बदलने का काम करता है। बेसिकली ये काम फाइनल कहाँ पर होता है, ये होता है छोटी आंत। उसके बाद में आंतरिक रसों की बात करें तो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियेजेस, डाइपेटाइडेज, है ना, फॉस्फेटेज वगैरह वगैरह भी पाए जाते हैं, है ना। माल्टोज ये क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलने का काम करते हैं। ये वसा को अम्लीय जो है वसी अम्ल में, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक ऑटाइड में, है ना, डाइपेटाइड को अमीनो एसिड में, और ये जो न्यूक्लियोटाइड है दोस्तों इसको नाइट्रोजन क्षार राइबोज में बदलने का काम बेसिकली छोटी आंत के यहाँ पर होता है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यकृत की तो यकृत पित्त लवण जो कि वसा और वसी अम्ल को गोलिका में, और ये भी कहाँ पर, लगभग छोटी आंत के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ये कार्य संपादित होता है ना दोस्तों। तो ये कुछ है जो आपको समझने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। अगर भोजन के पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड की बात करूं तो भोजन के पाचन की क्रिया कई यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। आहार नाल के भीतर विभिन्न अंगों एवं ग्रंथियों से स्रावित एंजाइम भोजन के पाचन तत्वों का जल अपघटन कर सरलीकृत करते हैं। ये एंजाइम सामान्यतः हाइड्रोलेसेज वर्ग के होते हैं। किस वर्ग के, हाइड्रोलेसेज वर्ग के ये होते हैं। पाचन में कार्य करने वाले प्रमुख एंजाइम जो होते हैं उनमें जैसे कार्बोहाइड्रेट के पाचक की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या आता है, एक आता है एमिलेज, माल्टेज, सुक्रोज। एक प्रोटीन के पाचक की बात करें तो ट्रिप्सिन, काइमो, ट्रिप्सिन, पेप्सिन आदि। वसा पाचक की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें लाइपेज, और न्यूक्लियोक्लेसिस में आता है तो न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियेजेस जो है मुख्य रूप से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
भोजन को चबाने व लार के साथ मिलाने का कार्य मुख गुहा में संपादित किया जाता है। लार का श्लेष्म भोजन के कणों को चिकना कर उन्हें चिपकाने में मदद करता है। भोजन अब बोलस के रूप में क्रमाकुंचन गति द्वारा कहा जाता है ग्रसनी, ग्रसिका तथा ग्रसिका के आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। जी हाँ, भोजन हम मुंह में खाते हैं, मुंह से लेने के बाद में वो क्या करता है, लार उसमें मिलती है, फिर भोजन आगे जाता है ग्रसनी में, और ग्रसनी से कहाँ पर, आमाशय जो है वहां पर पहुंचा दिया जाता है। भोजन के आमाशय में भोजन के प्रवेश को जठर ग्रसिका अवरोधिनी नियंत्रित करती है। लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन या एमाइलेज जो है मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट और जल का अपघटन क्या कर देते हैं, जल का है ना अपघटन करना शुरू कर देते हैं, जहां से करीब 30% स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर आकर के आमाशय में आकर के स्टार्च जो है ना वो माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। आमाशय में 3 प्रकार के स्राव कौन कौन से, एक तो म्यूकस है ना, एक प्रोप एंजाइम, एक पेप्सिनोजन और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा, म्यूकस, प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना दोस्तों, ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर है ना कुछ भोजन के अंदर कुछ दूषित चीजें होती है, कुछ बैक्टीरिया वगैरह होती है, तो उनको नष्ट करने का कार्य करता है। म्यूकस श्लेष्मग्रीव को कोशिकाओं द्वारा स्थापित किया जाता है। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा अम्लीय वातावरण में संक्रिय एंजाइम पेप्सिन के रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा भोजन में उपस्थित प्रोटीन और का अपघटन करने का कार्य करता है। और उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर में जो भी भोजन है उसमें प्रोटीन आदि कुछ पाया जाता है, तो उसको अपघटित करने का कार्य और अवशोषित करने का जो काम होता है वो बेसिकली इनके द्वारा कर दिया जाता है। नवजात शिशुओं में पेप्सिन के साथ में जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है। ये बात ध्यान रखना है ना कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें पेप्सिन के साथ साथ में क्या पाया जाता है, रेनिन भी पाया जाता है। ये दूध प्रोटीन के पाचन में सहायक करता है। जो बच्चा होता है छोटा, वो क्या करता है, वो माता का दूध ही पीता है। जब माता का दूध पीता है दोस्तों, तो उसको पाचन करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो पाचन करने के लिए रेनिन जो नाम का जो एंजाइम होता है बहुत ज्यादा सहायता उत्पन्न करता है। तो दूध में जो प्रोटीन होता है उसको पचाने में हेल्पफुल होता है। ऑक्सीडेटिव कोशिकाओं की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्रावण करती है। कौन से एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक। आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है तथा पेशी संकोचन द्वारा जठर रस में मिश्रित होकर काइम का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण करता है, काइम का। तो ध्यान रखना यहाँ पर HCl होता है दोस्तों, ये है ना, HCl इसमें निकलता है और उसके बाद में ये क्या करता है, जठर रस को मिश्रित होकर काइम का निर्माण करने का कार्य कर देता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। सर्वाधिक पाचन क्रिया ग्रहणी में संपन्न होती है, जहां विभिन्न नलिकाओं द्वारा अग्नाशयी रस, पित्त, लवण तथा आंत रस छोड़े जाते हैं। इन रसों में विभिन्न एंजाइम होते हैं जो भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का पाचन करने का काम करते हैं। बिल्कुल जैसे हमने पढ़ा भी था पहले कि आमाशय से भोजन आपका जा रहा है, छोटी आंत में जा रहा है, तो वहां पर जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम है ना वो क्या करते हैं, जैसे अग्नाशयी रस, पित्त, लवण, आंत रस वगैरह जो ये इस प्रकार के जूस निकल रहे हैं, ये भोजन को है ना पाचित करने का ये काम करते हैं। पित्त वसा का पाइसियन करता है। यह वसा पाचन के लिए आवश्यक है, साथ ही पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। ये जो पित्त हमारे बाइल हमारे शरीर में बनता है, ये लाइपेज एंजाइम को क्या करता है, एक्टिव करने का कार्य करता है। ग्रहणी में सरलीकृत पदार्थ छोटी आंत के अग्र, शुद्रांत और शुद्रांत भाग में अवशोषित कर ले जाते हैं, फिर आगे की तरफ ये जाते हैं, छोटी आंत में चले जाते हैं। अवशोषित पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं की सहायता से कहां पहुंचा दिया जाता है, रक्त, जैसे प्रोटीन, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि वसा, जैसे कि और कोई खनिज लवण है, तो अब वो अवशोषित कर लिए गए। अब उनका क्या किया जाएगा, तो रक्त के माध्यम यानी ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक, जहां जिन जिन अंगों को उनकी आवश्यकता है उन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा तथा अनावशोषित पदार्थ शुद्रांत से बड़ी आंत में चला जाता है। फिर वहां से जो बचा हुआ भोजन होता है वो कहां भेज दिया जाता है, वो बड़ी आंत की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है। बड़ी आंत का मुख्य काम जल तथा लवण का अवशोषण, जैसे मैंने बताया, बड़ी आंत का ज्यादा विशेष कोई काम नहीं, जल और जो लवण है छोटे मोटे कोई चीजें हैं तो उनको अवशोषित कर देता है, और अपचित जो बाकी का बचा हुआ भोजन होता है उसको कहां उत्सर्जित कर देता है, यानी शरीर से बाहर निकालने का कार्य कर देता है। अपचित भाग ठोस होकर अस्थायी रूप से मलाशय में रहता है और एक तंत्रिक प्रतिवर्ती के कारण मलद्वार के मल का बहिक्षेपण हो जाता है। दोस्तों अब क्या होता है, जो बचा हुआ भोजन होता है उसका क्या होता है, वो हमारे शरीर के द्वारा मलद्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी पाचन तंत्र की, जिसके बारे में हमने पढ़ा। पाचन तंत्र ये जो वीडियो है, अगर आपको वैसे तो समझ में आया होगा, पर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो एक बात मैं कहूँगा कि एक बार वापस इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ताकि आपको सारी बातें जो है ना वो समझ में आने लग जाएगी। कहाँ से पाचन शुरू हुआ, कहाँ पर पाचन का अंत हुआ, कैसे भोजन में अवशोषण हुआ, वगैरह वगैरह जो बातें हैं ना, भोजन कहाँ से कहाँ पहुँचा, क्या उसकी है ना कहाँ से कौन सा रास्ता है जहाँ से पहले पहुँचा, फिर कहाँ पहुँचा, फिर किससे जुड़ा, फिर कैसे शरीर से बाहर निकाल दिया गया, वगैरह वगैरह। तो ये सारी कुछ बातें हैं दोस्तों। ये जो वीडियो है कक्षा 10 में जो पाठ संख्या 2 है
उससे संबंधित था। तो लेकिन ये कक्षा 10 के अतिरिक्त जो विद्यार्थी एसएससी की, रेलवे की, पटवारी की, रीट की आदि की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है ना। तो आप लोग भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।